अब देखो, इस बात का ये मतलब नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अब कर्म किया है तो फल की इच्छा तो होगी, बट नेचुरल है। भगवान कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ही जस्ट सेड कि कर्म करो, फल हमारे अधिकार में नहीं है। फल अधिकार में नहीं है तो दिख ही रहा है, पर फल की इच्छा भी ना करें, ये क्या बात हुई भाई? जो रिजेक्ट होने पे उदास नहीं है, उन्होंने कभी फाइट ही नहीं मारी, कभी अपने आप को खुद से ज्यादा पुश ही नहीं किया। हमने तो मेहनत की है यार, हमारी उदासी बनती है। सैड फील कर रहे हैं तो सैड फील कर सकते हैं, किसी को रोना आ रहा है तो रो सकते हैं, बट हाँ एक चीज किसी को स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं कि हम बैठ के वर्थलेस फील करें। वर्थलेस तो है भैया। आप चाहे फोकस के कितने भी पास आ जाओ या दूर रहो, जब तक क्रॉस नहीं करो आईआईटी के अंदर तो नहीं घुस सकते ना। ना, फोकस क्रॉस करोगे तो तुम मिरर में जाओगे। अगर फोकस नहीं क्रॉस कर पाए तो भी कुछ बदला क्या? तुम्हारा साइज, तुम्हारी इमेज तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। दुनिया को तुम इतनी दिखो, पर तुम्हारा कद काफी बड़ा हो चुका है। जो कभी पास ही नहीं आए उनके कद छोटे रह गए हैं। तो हम वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है एक साइड हार जाता है, पर वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। तू बता, तेरा हो जाता और सार्थक का नहीं होता तो तू उसे लूजर समझता? बिल्कुल नहीं भैया। फिर ना तू लूजर है, ना ये लूजर है, ना वो, ना पीयूष, ना वर्णाली। नमस्कार मित्रों, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस वीडियो को आप अवश्य देखें, क्योंकि एक पेरेंट्स, टीचर और एक स्टूडेंट मिलकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, बात कर रहा हूँ 27 जून 2023 को घटी एक घटना की। बहुत दुखद घटना है। ठीक 1.5 माह पहले जौनपुर उत्तर प्रदेश से एक छात्र कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए, नीट की कोचिंग लेने के लिए आता है। नीट जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अर्थात डॉक्टर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है उसको नीट बोला जाता है। और 27 तारीख को उसके माता पिता के पास एक खबर जाते हैं कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। सेम डे एक और स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। 27 तारीख को कोटा में 2 सुसाइड हुए हैं। मित्रों, 10 साल पहले कोटा एक इंडस्ट्रियल सिटी था और इन पिछले 10 सालों में कोटा एक कोचिंग हब के रूप में, कोचिंग फैक्ट्री के रूप में डेवलप हो चुका है और आज यहाँ पर हर साल 2 लाख के लगभग छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग लेने के लिए आते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आईआईटी के लिए लगभग 17,000 सीटें हैं और उसमें 15 लाख के लगभग लोग उस JEE के एग्ज़ाम में बैठते हैं। और उसी तरह से नीट के लिए भी लगभग 20 लाख छात्र बैठते हैं। लेकिन सफलता हर छात्र को मिलना संभव नहीं है। मित्रों, यहाँ पर बहुत डराने वाला आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। पिछले 2 महीनों में, अर्थात इस मई और जून में 9 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, केवल 2 महीनों के अंदर। और सन 2022 में कुल 16 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो 2019 से लेकर 2022 तक 52 स्टूडेंट्स यानी कि 52 छात्रों ने कोटा में सुसाइड किया है। बात करें पिछले 12 वर्ष की, जो पिछले 12 वर्ष का जो आंकड़ा आता है, पिछले 12 वर्ष में लगभग 150 छात्रों ने यहाँ पर कोटा में सुसाइड किया है। मित्रों, इन छात्रों के सुसाइड करने से उनके परिवार पर क्या बीतती है, वो परिवार जिन पर ये बीती है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने अपना बच्चा खोया है वो दर्द
वही समझ सकते हैं। बहुत दुखद है। मेरी सहानुभूति उन सभी पेरेंट्स के साथ है जिन लोगों ने अपने बच्चे, अपने प्रिय बच्चे इस तरह की घटनाओं में खो दिए हैं। मित्रों, बात करें इन जो आत्महत्या की घटनाओं की, इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है। इन घटनाओं के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये है कि बच्चे को अपनी पेरेंट्स की एम्बिशन अर्थात अपने माता पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना पड़ता है, जबकि उसका अंदर से उस दर जाने का मन नहीं होता है। फिर भी वो पेरेंट्स के कहने पर इंजीनियरिंग या मेडिकल की लाइन को सिलेक्ट करता है और कोचिंग के लिए उसके पेरेंट्स उसको कोटा भेजते हैं। उनको लगता है कि कोटा जाके उनका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएगा और उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। और इसी उम्मीद में वो अपने बच्चे को अपने घर से दूर कोटा भेजते हैं। और जबकि बच्चा वास्तव में उस चीज़ के लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं होता है, पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, और जब उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की एम्बिशंस को पूरा करने के लायक नहीं है, तो वो फिर इस तरह के घातक कदम उठाता है। दूसरा कारण यह है, जब बच्चा एक किसी टाउन से, किसी शहर से जब कोटा जाता है और वहाँ पर जाके देखता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको परफॉर्म करना होता है, उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग परिणाम देने होते हैं, और वो देखता हूँ हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा जोर लगा रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, जिसको देखो वो पढ़ने में लगा हुआ है। वहाँ पर उसको अपने परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जब वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है और बाकी बच्चों के सामने खुद को हीन समझने लगता है, तो उस स्थिति में फिर वो घातक कदम उठा सकता है। और एक अगला कारण है, जब बच्चा एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, उसको अपने स्कूल में जो उसको उसके टीचर्स ने पढ़ाया होता है, वहाँ जाके कोचिंग में जाके उसको उस तरह का माहौल, उस तरह का पढ़ाने का तरीका उसको नहीं मिलता है। जो उसके स्कूल के टीचर उसको पढ़ाते थे वो कुछ अलग तरीका था, जो कोचिंग के टीचर जो पढ़ाते हैं वो तरीका कुछ अलग है। और कई बार ये होता है कि कई छात्रों की दिमाग में उनकी टीचिंग नहीं बैठती है, उनको समझ नहीं आता कि टीचर क्या बता रहा है, और इस तरह से वो बच्चा बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाता है और इस तरह के घातक कदम उठा लेता है। इसके अलावा कई बार बहुत दुखद है ये, लेकिन यह भी पता लगा है कई बच्चे अफेयर्स के करके इस तरह के घातक कदम उठा लेते हैं। इसके अलावा जो कारण एक और है, जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है पहली बार, कोई बहुत बड़ी उम्र का नहीं होता है, 16, 17, 18 साल के बच्चे वहाँ पे होते हैं, तो उस उम्र में बच्चा घर पर बहुत कंफर्टेबल रहता है और उसको सडनली हम एक अकेले वाले माहौल में भेज देते हैं, अनजान शहर में भेज देते हैं, तो वहाँ जाकर उसको माहौल कई बार सूट नहीं करता है और बच्चा दबाव में आकर, प्रेशर में आकर इस तरह के घातक कदम उठा लेता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करता है तो उसको लगता है कि मेरे घर वाले मेरे को यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कई बच्चे अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब वो परिणाम नहीं दे पाते हैं, जब सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाया है, उनके माता पिता उनके लिए आगे कुछ और नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर भी इस तरह के घातक कदम उठा लेते हैं। तो बात करते हैं इसका समाधान। मेरी जानकारी में है कि राजस्थान सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर एक कानून बनाने जा रही है, जिस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की कुछ जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि आज ये देखने को मिल रहा है, जब कोई बच्चा इस तरह के कदम उठाता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ पर उनको कोई मतलब नहीं है कि पेरेंट्स पर क्या बीत रही है, उस बच्चे का क्या हुआ, उस बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और इस तरह के कदम आगे रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से, सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है। भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें, ऊपर वाले ने हमें ये शरीर इस तरह के घातक कदम उठाने के लिए नहीं दिया है। हम इस संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो भगवान ने हम सब के लिए एक रोल फिक्स किया है, हम सबको कुछ करके जाना है। आपको बता दूं कि
केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी लाइनें पड़ी हैं आपके लिए, जिसमें लॉ है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, डिज़ाइन है, फैशन है, बहुत सारी इंडस्ट्री आपके लिए खुली हुई है। केवल इन 2 फील्ड्स के पीछे मत भागिए, अपनी कैपेबिलिटी चेक कीजिए। पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों मिलकर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर सही से उसको एनालाइज करेंगे तो उसका टैलेंट उनको नज़र आएगा। और आपको मैं बता दूं, जो इसरो के पिछले 5 डायरेक्टर्स हैं, दोज आर नॉन IITian। जो 5 डायरेक्टर्स थे उनमें से कोई भी IIT का नहीं है। बात करूंगा जो वर्तमान डायरेक्टर हैं, मैं कुछ डाटा निकाल के लाया हूं आपके लिए। जो करंट डायरेक्टर हैं इसरो के, वो हैं S सोमनाथ, जो कि केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके इसरो तक पहुंचे हैं। उसके बाद जो इससे पहले जो डायरेक्टर थे K Sivan, वो भी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करके इसरो तक पहुंचे हैं। और उससे पहले की बात करता हूं श्री किरण कुमार भी केरल के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से B.Tech करके इसरो तक पहुंचे हैं। उससे पहले जो डायरेक्टर थे K राधाकृष्णन, वो भी केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करके इसरो तक पहुंचे थे। बात करूंगा उनसे पहले के डायरेक्टर माधवन नायर हैं, वो भी केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके इसरो तक पहुंचे थे। और अभी आपने कुछ समय पूर्व एक फिल्म देखी होगी, नाम भी नारायण। तो वो एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करके वो वैज्ञानिक बने थे। बात करूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वैज्ञानिक। वो भी चेन्नई के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके यहाँ तक पहुँचे थे। इतने बड़े वैज्ञानिक बने थे। मिसाइल का इतना बड़ा प्रोग्राम जिन्होंने किया था और भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे थे। मित्रों, इसके अलावा और भी बहुत सी हस्तियां हैं। आज आप बाइजू को जानते होंगे। बाइजू के जो फाउंडर हैं बाइजू रविंद्रन, वो किसी IIT से नहीं है, वो भी एक नॉन IITian है और आज इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी है। उसके अलावा इन्फोसिस को आप सब जानते होंगे। इन्फोसिस के जो फाउंडर थे N नारायण मूर्ति, वो भी किसी IIT से पढ़ के इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनाए हैं। आज इन्फोसिस टॉप की IT कंपनी मानी जाती है। बात करूंगा पेटीएम की। पेटीएम आप सब लोग जानते हैं। पेटीएम के जो फाउंडर हैं मिस्टर विजय शेखर, वो भी किसी IIT से नहीं है। विप्रो का नाम आप सभी जानते हैं। विप्रो के जो फाउंडर थे अजीम प्रेम जी, वो भी किसी IIT से नहीं है। गौतम अडानी ग्रुप के जो ओनर हैं मिस्टर गौतम अडानी, वो भी किसी IIT से नहीं निकले हैं। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि IIT ही केवल एकमात्र लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, हर बंदे की कैपेबिलिटी एक सी कभी नहीं होती है। हर बंदे की क्षमता अलग अलग होती है। कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई लिखने में एक्सपर्ट होता है, कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है, कोई दौड़ने में एक्सपर्ट होता है, कोई गाने में एक्सपर्ट होता है। हर बंदे के अंदर एक अलग गुण है, हर बंदे के अंदर एक अलग टैलेंट है। तो अगर हम हर एक तरह के टैलेंट को कहेंगे तुम केवल इंजीनियरिंग में जाओ, तो ये फेयर नहीं है, तो ये सही नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, पेरेंट्स, टीचर और बच्चे तीनों मिलकर इस समस्या का समाधान करें। बच्चा अगर कैपेबल है जाने के लिए तभी आप कोटा भेजें, नहीं तो कोटा भेजना आवश्यक नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और इस चैनल कुशल भारत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये ज्वलंत समस्या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, अधिक से अधिक पेरेंट्स तक पहुंच जाए, अधिक से अधिक टीचर्स तक पहुंच जाए, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच जाए, ताकि लोग इस तरह के जाल में फंसने से बच जाएं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आज पढ़ेंगे जीतू भैया के फंडे जो केवल एंट्रेंस एग्जाम नहीं लाइफ के एग्जाम में भी काम आएंगे। तो पढ़ें? जी भैया। पहला फंडा है डैब। किसी भी सक्सेस के लिए डैब किया करो। अबे ये वाला डैब नहीं, जैसे डेयरिंग बनो। ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, वॉर है, और किसी भी वॉर को लड़ने के लिए डेयरिंग होना पड़ता है। डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, हमें क्या करना है? मटके का पानी पीना, हाइड्रेट रहना और आगे बढ़ना है। नहीं, वैसे होता है बेफिक्र। बड़े बूढ़ों से सुना तो होगा, चिंता चिता समान होती है। निश्चिंत रहो। बेफिक्र रहोगे तो लाइफ का असली मजा नशे की तरह चढ़ेगा। फिर याद करोगे तुम अपने जीतू भैया को। ठीक है? दूसरा फंडा है बेसिक। तो आज से सब लोग अपने बेसिक ठीक करेंगे। वैसे बे बना लो। अबे वो बे नहीं, किताबों को बे बनाओ। जैसे बे के साथ रात रात भर टाइम स्पेंड करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो कि नहीं, वही रिश्ता किताबों के साथ बनाओ, जीवन सुधर जाएगा। सी से सीरियसनेस। सीरियस बनो। इंजीनियरिंग एग्जाम लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है। अगर अभी सीरियस नहीं बने तो मजाक बन जाओगे। पंच करना सीखो, पंच लाइन मत बनो। आई बात समझ में? कैसे? कंसंट्रेशन। ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्या है? वॉर। वॉर में सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। और उसका एक ही हथियार है, कंसंट्रेशन। इसलिए ध्यान दो, इतने भी गेम्स मत खेलो कि फ्यूचर से खिलवाड़ हो जाए। जी भैया।